हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के। तो स्टार्ट करेंगे आज का सम। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन। आज हम सीखने वाले वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसको वैल्यू करने के लिए दो मेथड है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और दूसरा है यील्ड मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड मेथड। और तीसरा मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। मतलब यहाँ पे तीन मेथड है। क्वेश्चन में क्या पूछता है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स, फेयर वैल्यू सॉल्व करने के लिए दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकालना है, यील्ड वैल्यू भी निकालना है, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फेयर वैल्यू। खाली इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है या नेट एसेट वैल्यू बोला है तो भी यही सॉल्व करेंगे। नेट एसेट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू वन एंड द सेम, ठीक है, क्योंकि ये आपने इसके पहले किया है, अमालगमेशन में होता है ये सेम चीज आपने गुडविल में भी किया है, बट थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट अलग हो जाएंगे, करना वही है। तो पहले हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे। तो फॉर्मूला से हमको इन सब में क्या फाइंड करना है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर में वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, वैल्यू पर शेयर, वीपीएस। वैल्यू पर शेयर कैसे फाइंड करेंगे? तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है NAESH। सर શું થયું? આ છે नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना एसेट इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल है वो अपॉन कितने शेयर्स उसने इन्वेस्ट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स। कौन सा शेयर्स? तो इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा? तो ये सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला था एसेट माइनस लायबिलिटीज, बट इसके अंदर एक चीज और माइनस करेंगे, वो होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि आप एसेट माइनस लायबिलिटी जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हो उसके अंदर दोनों ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर भी होता है। और हमें एसेट्स किसके लिए चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, इसलिए प्रेफरेंस कैपिटल को माइनस कर देंगे। बात समझ में आया? मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी जैसा आप करते थे वैसा ही सेम करोगे। इधर गुडविल आएगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो, अगर फाइंड करके गुडविल लेने बोला तो भी लिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल कभी नहीं लिखते। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड में एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं तो गुडविल नहीं लिखते, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में गुडविल लिखते। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते। क्यों? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट था, नहीं लिखते, बट यहां पे लिखते हैं। फर्क है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा, गुडविल में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। गुडविल में गुडविल नहीं आएगा बट शेयर्स में गुडविल आएगा। पॉइंट्स अभी बोल रहा हूं बट लेटर ऑन वापस से सब चीजें होगी तो रिकलेक्ट तो होएगा ही। ये बेसिक पॉइंट। एसेट माइनस लायबिलिटी तो समझ में आ गया। इसमें एक चीज क्या माइनस करना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना है जानवी। तो क्या मिलेगा? नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो मिल गया उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, इंट्रिंसिक वैल्यू डन। मतलब ये एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड है, क्वाइट सिंपल। इंट्रिंसिक वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटी से लिखना है, बट यील्ड प्रॉफिट बेसिस पे होता है, तो ये प्रॉफिट के ऊपर कमाता है। ये क्या बोलता है? यील्ड वैल्यू यानी कि वैल्यू पर शेयर अगर मुझे फाइंड करना है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड मतलब कितना कमा रहे हो, नॉर्मली कितना कमाना चाहिए, इनटू 100। इससे पता चलेगा कि इस कंपनी का वैल्यू पर शेयर कितना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्वेश्चन में एनआरआर मिल जाएगा बट ईआरआर नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इन शॉर्ट ये प्रॉफिट का मतलब ही एफएमपी है। और एफएमपी कैसे फाइंड करते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओनली द डिफरेंस इज यहां पे आप क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी है। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का, यहाँ पे कैपिटल और इधर उसका डिविडेंड माइनस होगा।
बस यही एडिशन हुआ है, बाकी सेम है। इधर भी एसेट माइनस लायबिलिटीज कर रहे थे, इधर भी एफएमपी फाइंड कर रहे थे, इधर भी सेम एडजस्टमेंट, एवरीथिंग सेम। ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल माइनस होगा, वहां पे डिविडेंड, डिविडेंड इनकम एक्सपेंस होगा, कैपिटल लायबिलिटीज असेट होगा, है या नहीं। तो असेट्स लायबिलिटीज में कैपिटल और प्रॉफिट में डिविडेंड माइनस करना है। फर्क समझा, समझ में आया। एफएमपी निकलेगा अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल, पेड अप वैल्यू तो कैपिटल कितना पे हुआ है वो, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, यहाँ पे कैपिटल वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पर शेयर। 10 रुपए का है, 7 लाख रुपए का कैपिटल। एग्जाम्पल, मेरे पास 7 लाख रुपए के कैपिटल, एक का वैल्यू 10 है, तो पेड अप वैल्यू ऑफ द कैपिटल कितना हुआ, 7 लाख। एक शेयर का कीमत कितना हुआ, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी है वो इधर आएगा। अपॉन कितना आपको प्रॉफिट अवेलेबल है वो डिवाइड करो तो परसेंटेज में आंसर आएगा। वो परसेंटेज का आंसर इधर, इधर भी परसेंटेज इंटू 100 करेंगे, वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये प्रॉफिट बेसिस पे है और ये असेट्स और लायबिलिटीज के बेसिस के ऊपर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सम टेक्स्ट बुक जो मेरे पास पड़ा है उसमें पेज नंबर 269 सम नंबर 18 बराबर है। क्वेश्चन है जीई लिमिटेड दैट इज सॉरी जेम लिमिटेड सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2014। फिक्स असेट ब्रैकेट में टेंजिबल असेट दिया 15 लाख का, करंट असेट 6 लाख, पेटेंट राइट्स 2.5 लाख, है ना, वही है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कैपिटल इश्यू एक्सपेंसेस दिया गया है 50,000, लाइबिलिटीज 4 लाख का दिया है। कैपिटल कंप्राइज ऑफ 12,500 शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up. It is ascertained that patent rights are valueless. Ascertain the value of shares on asset backing method. Asset backing method, intrinsic value method, net asset backing method, मतलब ये नाम बदल रहा है, काम उसका वही है। असेट बैकिंग मेथड का भी मतलब ये, नेट असेट वैल्यूएशन भी मतलब ये, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब भी ये। बात समझ में, मतलब ये 3 नाम है, काम एक ही है। इसमें आपको क्या करना है, असेट माइनस लायबिलिटीज करना। देखो अपने क्वेश्चन में असेट दिया है, फिक्स असेट दिया है, करंट असेट दिया है, पेटेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, कैपिटल इश्यू एक्सपेंसेस दिया है। तो भैया पहला क्या दिया है, फिक्स असेट आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जी आएगा। कितना दिया है भाई फिक्स असेट, कितना, 15 लाख। कोई एडजस्टमेंट दिया क्या उसके पर, नहीं जी, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, करंट असेट કેટલો છે 6 लाख। एनी एडजस्टमेंट છે क्या, नहीं सर। उसके बाद क्या है, पेटेंट राइट, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या है, पेटेंट राइट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस मतलब आएगा क्या, 0 वैल्यू लिखेंगे क्या, नहीं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आवानु छे, इन्वेस्टमेंट गुडविल का होता तो सोचना पड़ता, इधर सोचेंगे नहीं। कितना है जी इन्वेस्टमेंट, 2,50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सब इन्वेस्टमेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। उसके बाद क्या है जी, इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल इश्यू एक्सपेंसेस, इसे बोगस असेट कहते हैं ना। कैपिटल इश्यू एक्सपेंसेस कोई असेट होता है क्या, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये आएगा क्या फिर इधर, नहीं। तो कैपिटल इश्यू एक्सपेंसेस बोगस असेट है, नहीं आएगा। मतलब इतना ही असेट्स है, टोटल करना पड़ेगा 15 और 21 और 22 लाख, बेसिक था 22 लाख। प्रशांत क्लियर। लाइबिलिटी साइड पे जाएंगे, लाइबिलिटीज में एक अकेला लाइबिलिटी है 4 लाख रुपए का, लाइबिलिटीज 4 लाख रुपए का, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूं ना, 4 लाख। 22 लाख में 4 लाख जाएगा तो अपने को आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है। कितना है जी, 22 में 4 गया तो 18 लाख। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स है वो देखना है। कंपनी कंप्राइज ऑफ 12,500 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। मतलब मेरे पास कितने शेयर्स है, 12,500 का शेयर है, एक का वैल्यू 100। इसका मतलब कोई प्रेफरेंस शेयर्स है क्या मेरे पास, हमने बोला ही नहीं है ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स बोला नहीं है तो डैश कर दिया। तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ जाएगा, 18 लाख। नेट असेट अवेलेबल 18 लाख अपॉन कितने शेयर है, 12,500 शेयर है ना।
तो डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, फटाफट 100 एग्जैक्ट पॉइंट, खत्म हो गया वैल्यू पर शेयर, इतना ही था। समझ में आया? अब इसके अंदर अगर उनको ट्विस्ट देने का तो क्या है, ट्विस्ट देंगे कि भाई हमको इसका वैल्यूएशन करना था एसेट बैकिंग मेथड से ही, लेकिन इसका गुडविल वैल्यू हुआ 3 टाइम परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और क्वेश्चन वही है, तो इसका मतलब इधर गुडविल तो आने वाला रहेगा, तो हम क्या करेंगे, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करेंगे। और उस टाइम पे जब सुपर प्रॉफिट है तो ये तो सॉल्व होगा ही ना, ये तो सॉल्व होना ही पड़ेगा। तो इधर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे इग्नोर करोगे, पर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, तो उधर वो सारी बातें को याद रखना है खाली। गुडविल का वैल्यूएशन में गुडविल का कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते थे वैसा ही, और फिर उधर जो गुडविल आएगा वो गुडविल आप असेट साइड पे दिखाओगे। समझा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अभी फॉर एग्जांपल ये सम होता और इसमें बोला रहता कि भाई यही सारी चीजें, बट गुडविल भी वैल्यू किया है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और इतने साल का प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया रहता, तो आप क्या करते, गुडविल का फॉर्मेट लिखते। कौन सा फॉर्मेट? जो मैंने पढ़ा है, गुडविल इज इक्वल टू इतने साल का परचेज और ये प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट के लिए एफएमपी और एनपी, एनपी के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट माइनस लायबिलिटीज। तो जब मैं उधर असेट माइनस लायबिलिटीज कर रहा हूँ, उधर किधर गुडविल के वैल्यूएशन में, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट लेता क्या मैं? नहीं, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट अज्यूम देगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में तो पर्सनल रहेगा भाई, हम इग्नोर मारते। बात समझ में आ रहा है? ऐसा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, उधर शेयर्स में तो आने वाला ही, फर्क समझा? फिर उधर जो गुडविल का आंसर आता है वो आपके असेट साइड पे आप दिखाते हैं, ऐसा ट्विस्ट करना है। तो ये तो बेसिक सब था, क्लियर हुआ? पक्का? अब बढ़ते हैं यील्ड मेथड के ऊपर। चलिए अभी नेक्स्ट सम टेक्स्ट बुक में क्या है, आप नए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर क्या है? 255, पुराने वाले में क्या है? उसके बाद ही था ना सम अभी जो हम लोगों ने किए थे, हवे में उड़ गया रहेगा वो मालूम। 270 पे सम नंबर पुराने टेक्स्ट बुक में 19 और नए टेक्स्ट बुक में सम नंबर 15, ठीक है। चलिए अभी जो कर रहे हैं वो यील्ड मेथड पे कर रहे हैं, फिर आपको कैसे समझेगा? देखो क्वेश्चन रीड करोगे, प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मतलब यील्ड, असेट लायबिलिटी से रिलेटेड मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। क्वेश्चन में दिया कंपनी शेयर कैपिटल इज 11 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 each, of which 40,000 shares are 8% preference shares and remaining are equity shares। भाई उसने बोला 11 लाख रुपए के शेयर थे और एक शेयर का कीमत 10 रुपए है, जिसमें 40,000 शेयर्स किसका है? प्रेफरेंस शेयर्स का है। तो प्रेफरेंस शेयर का कीमत तो 10 रुपए है ना, तो 4 लाख रुपए हो गए। तो 11 में से 4 लाख क्या है? प्रेफरेंस शेयर, तो 7 लाख क्या बच जाएगा? इक्विटी शेयर्स। बराबर प्रशांत? 11 लाख रुपए के शेयर है मेरे पास, 4 लाख रुपए के तो मेरे प्रेफरेंस शेयर हो गए। फिर कैसे? 40,000 शेयर, एक का कीमत 10, 4 लाख रुपए हो गए, बचा 7 लाख रुपए। तो 7 लाख किसका है? इक्विटी शेयर्स का, और 4 लाख किसका है? प्रेफरेंस शेयर्स का। अंडरस्टूड? फाइन, वेरी गुड। आगे क्या है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट 50% अर्निंग फॉर द पास्ट 3 years वेयर 1,50,000। क्या बात है, मतलब एफएमपी तो हमेशा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होता है, दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 लाख रुपए, बट मेरे को यहां पे आफ्टर टैक्स के साथ पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होता है। बराबर? चलिए 50% प्रॉफिट देने के बाद 3 साल का एवरेज प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए। इन फ्यूचर एक्सपेंसेस विल बी इंक्रीजिंग बाय 12,000 पर एनम, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ अब थोड़ा सा आपके लिए सोचने जैसे। अब ये जो प्रॉफिट दिया ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मुझे एक एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, कुछ खर्चा विर्चा होने वाला है, तो इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। तो बिफोर टैक्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा टैक्स इसके अंदर। अभी टैक्स कितना परसेंट है? देखो 50%। तो नॉर्मली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस करते हो टैक्स तो आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स है 50%, ये कितना परसेंट रहता है? 100। तो ये आंसर कितना है? 50%। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट है? 50%। तो अगर 50% 1.5 लाख है तो और 50% 1.5 लाख ही आएगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 3 लाख। कैसे? अगर 50% 1.5 लाख है तो टैक्स भी 50% ही हुआ ना, ये समझ में आया? अब उसने एडजस्टमेंट क्या दिया है? नॉर्मल रेट, सॉरी, इन फ्यूचर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 12,000। भाई खर्चा होने वाला है, लेस एक्सपेंसेस कितना है जी? 12,000। तो 3 लाख में 12,000 माइनस कर दो तो 2,88,000। सिंपल।
माइनस टैक्स कितना है जी, 50% है ना टैक्स, तो आंसर आएगा 1,44,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझी गए हो, बेसिक था ये ले बेटा, बराबर। यहां तक नॉर्मली ये आ गया, प्रॉफिट मिल गया, बट सबर मैंने बताया था ये जो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,44,000, इसमें माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे उधर प्रेफरेंस कैपिटल माइनस करते हैं, यहाँ पे डिविडेंड, सर कितना माइनस करेंगे? मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर है कितना, 4 लाख, और प्रेफरेंस शेयर अपने साथ एक को साथ में रखता है परसेंटेज को, तो जो परसेंटेज है उतना डिविडेंड देना पड़ेगा। यहाँ पे 8% प्रेफरेंस शेयर बोला तो 4 लाख का 8% मतलब 32,000 डिविडेंड आएगा। तो 1,44,000 में 32,000 माइनस करेंगे, तो इसे मैं कहता हूं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना भाई, 1,12,000। ये आ गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर 1,12,000। अरे बात समझा। अपॉन पेड अप कैपिटल, कौन सा कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल इक्विटी कैपिटल कितना है, 7 लाख। एक शेयर का कीमत कितना है, 10। हाँ उधर ऑलरेडी बोला लास्ट 5 साल का प्रॉफिट या 3 साल का एवरेज निकाल के दिया ना, तो क्यों डिवाइड करेंगे अब, बराबर है, समझा। चलिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 पॉइंट इंटू 10 कर दिया, पक्का, चलिए ठीक है, इंटू 10 कर दिया। अब यही चीज को अपन यहाँ पे लाएंगे, 1.6 इंटू एनआरआर कितना परसेंट दिया है क्वेश्चन में, 10 इंटू 100, 0 कैंसिल, 16 रुपए। समझ में आ गया। अब यही सेम क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पूछा रहता तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते, यील्ड वैल्यू फाइंड करते, दोनों को प्लस करते, डिवाइड बाय 2, बस इतना है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यही है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बाहर का कुछ नहीं। छोटी छोटी पॉइंट क्या याद रखना है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड याद रखना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा तो उसका इंटरेस्ट नहीं लिखना, जैसे गुडविल मैंने बताया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा बट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं लिखना, उसी सेम सम के अंदर। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसका इंटरेस्ट भी प्रॉफिट में है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिखूंगा, गुडविल में बताया मैंने बात, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा तो उसका इंटरेस्ट भी निकाल देने का प्रॉफिट से। बस ये छोटी सी बात है, बाकी कुछ याद नहीं रखना इसमें इन्वेस्टमेंट लिखने का। बट इफ से इसके भाई वैल्यूएशन 0 हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना या कुछ ऐसा सीन आया, तब की बात समझाइए, पक्का कंप्लीट करो। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उस पे पेज नंबर 273 सम नंबर 24, और आप लोग के पास जो टेक्स्ट बुक है नया वाला पेज नंबर 280 258 सम नंबर 18। चलिए अच्छा, द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ वीरेंद्र लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2014। मेरे में 14 है, आपका जो भी रहेगा। बैलेंस शीट बना के दिया गया है, बराबर है। बैलेंस शीट बनाने के बाद पूछा क्या है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर लास्ट लाइन पे दिया हुआ है स्पेसिफाई, average yield type of business is 20%, the rate of tax is 50%, using the simple average calculate the value of equity share on the basis of intrinsic worth and yield worth। दोनों चीज पूछा एक ही क्वेश्चन में, बट हम इसके साथ तीसरा वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, फेयर वैल्यू, क्योंकि इसमें ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं। जब ये 2 आ गया तो तीसरा क्यों छोड़ने का, तीसरा भी सॉल्व कर ले। बात समझ में आया क्या? चलिए, मतलब सबसे पहला अगर मुझे कोई सॉल्व करने बोले इन दोनों में से तो मैं इस पे जाऊंगा। क्यों सर? बिकॉज ये भाई एसेट माइनस लायबिलिटी करना है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है, ज्यादा सोचना नहीं है। तो देखता हूँ कोई एडजस्टमेंट असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड दिया है क्या। द कंपनी ट्रांसफर 25% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू द जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट ऑफ पे फॉर द टैक्सेशन इज गिवन टू यू। मशीनरी का वैल्यू दिया है, देखो 6,37,200, बस एक ही चीज का वैल्यू दिया, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बराबर। मतलब सिर्फ एक असेट के ऊपर वैल्यूएशन है, बाकी किसी भी वैल्यूएशन नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे असेट्स लेने के लिए। असेट में सबसे पहला मैं लिखूंगा मशीनरी। कितना दिया मशीनरी का वैल्यू बताओ? वेरी गुड, 6,37,200। जो नया वैल्यू दिया है वो लिखेंगे। उसके अलावा फर्नीचर पे कोई वैल्यू दिया है क्या? नहीं। कितना है फर्नीचर? 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्या है? स्टॉक जी कहां जाएगा? असेट साइड पे। कितना है जी? 12,40,000। नेक्स्ट उसके बाद डिटॉर्स। कितना है डिटॉर्स? कितना?
4,12,000। नेक्स्ट उसके बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, वही है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद जरा चेक कर लेते भाई, आ जा क्वेश्चन। कैश एट बैंक एंड कैश इन दोनों आने वाला है। कैश इन हाथ में कितना है 6,800, कैश एट बैंक में 8,68,000। और कोई असेट्स है क्या? नहीं भाई, टोटल असेट्स लिखना पड़ेगा। चलिए एक जन टोटल कर लिए, बाद में फुर्सत से लाइबिलिटी साइड पे आते देखते लाइबिलिटीज में क्या क्या है। लाइबिलिटीज में नीचे से प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यस आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अंकिता कितना है 3,96,000। समझ में आया क्या? उसके बाद क्रेडिटर्स सर आने वाला है, क्रेडिटर्स लिख देते कितना है जी 8,18,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस इग्नोर, जनरल रिजर्व इग्नोर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या क्वेश्चन में? सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है, इक्विटी शेयर, देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स। बराबर, मतलब इसका है कि भाई जो आएगा आंसर वही मेरा असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होने वाला है। बराबर, तो भाई एक जन असेट एक जन लायबिलिटीज का टोटल ले लो। मैंने लायबिलिटीज का कर लिया, आप असेट का टोटल कर लो। वेरी गुड, 33,64,000। इसमें इसको माइनस करेंगे, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, कितना 2,21,50,000। अरे समझ में आया, यही असेट अवेलेबल क्यों? बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड तो मेरे पास नहीं है। अब इधर आ जाता हूं मैं, 21,50,000 डिवाइड बाय कितने शेयर्स है क्वेश्चन में अपने पास देखो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? टोटल इक्विटी शेयर्स दिया है मेरे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 28, तो डिवाइड बाय 50,000 करूंगा मैं, 43 रुपीज। डन 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 डन। लेक्चर नहीं बेटा ये सब मेरे यहां तक पक्का समझा। अब हम आ जाते हैं यील्ड में। यील्ड किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे। देखो क्वेश्चन में अपने को प्रॉफिट्स वगैरह दिया हुआ है। द कंपनी ट्रांसफर 20% इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द ईयर इज गिवन टू यू। क्या हमें कोई पर्टिकुलर ईयर के ऊपर एडजस्टमेंट बोला है क्या? कोई नहीं बोला। तो हम यहाँ पे एफएमपी पहला फाइंड करें। कितने साल का प्रॉफिट दिया? 3 साल का। बोलो पहले साल का प्रॉफिट 5,44,000 प्लस सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 7,32,000, फिर 88,000। बराबर है, डिवाइड बाय कितने साल का है? 3 साल का। चलिए सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए 3। तो मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 6,88,000। बराबर है। अरे समझा? हाँ जी पक्का समझा है। इसमें माइनस करेंगे टैक्स। देखो टैक्स दिया है कितना बोला? 50%, सॉरी टैक्स कितना दिया है? 50% दिया हुआ है। बराबर है ना? तो इसका 50% आ जाएगा 3,44,000। सर वो ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ बोला है ना, करते सबर। तो इधर 50% माइनस करने का सेम आंसर आएगा। अब याद रखना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज योर एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन कब होता है? आफ्टर योर ऑल एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, उसी के साथ जनरल रिजर्व भी माइनस करना है, पहले नहीं माइनस करना है। सर मेरे दिमाग में तो पहले का था। अरे जनरल रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन है, रिजर्व है ना प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स है, टैक्स विक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें से रिजर्व ट्रांसफर होएगा। पहले ट्रांसफर नहीं करेंगे, टैक्स के पहले रिजर्व ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रॉफिट कमा लिया है उसमें टैक्स देने का बाकी है। तो क्या प्योर प्रॉफिट है क्या? मैं बोलूंगा नहीं भाई, इसमें रिजर्व वगैरह माइनस करना पड़ेगा, मतलब टैक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर जो आंसर बचेगा ये आपका प्रॉफिट है। इसमें आपको रिजर्व देना है, डिविडेंड देना है, जो भी देने का दे दो। इसलिए हमने यहां पे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बाद में किया। ये मुझे मिला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना परसेंट बोला? 20%। तो इसका 20% आ जाएगा 6,88,000। बराबर, माइनस कर दो तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना?
75 200। अरे समझा, इसी को कहते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर। कितना है भाई? 2,75,200 अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितना है? 10 लाख। पेड अप वैल्यू बराबर इनटू एक शेयर का कीमत 20 रुपए। पेड अप वैल्यू पर शेयर है 20, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? कितना? 5.504। तो 5.5 भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। यहां पे आता हूं 5.504। एनआरआर दिया है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में दिया है एवरेज यील्ड इन द टाइप ऑफ बिजनेस इज 20%, इट इज 20 इंटू 100। चलिए आंसर बताइए अभी कितना? 52। डनाडन। समझाइए, प्रोसेस समझा। देखो फॉर्मेट लिख के रखा है मैंने, खाली फिल इन द ब्लैंक करते जा रहा हूं मैं। फॉर्मेट डन, खाली फिल इन द ब्लैंक करो, जगह छोड़ दो, 2-2 3-3 लाइन का, सॉल्व करते बैठो। अगर इसी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पूछा रहता तो सेम क्वेश्चन में, तो आप क्या सॉल्व करते? 43 प्लस 27.52 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 30.26। डन। इतना ही है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हम सम्स और प्रैक्टिस करने वाले, ऐसा नहीं, बट दिस इज द होल कांसेप्ट इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, सॉरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का। पक्का समझा? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।